देखिए केमिस्ट्री में, बेसिक केमिस्ट्री में आज ये अंतिम वीडियो हम पोस्ट करने जा रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री में अब तक आप लोगों ने जो है परमाणु अणु ये सारी चीज़ें सीख ली थी, है ना। अभी कुछ और बेसिक केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ाने के बाद, है ना। जी। बेसिक केमिस्ट्री में एक बार हम और आपको पढ़ाएंगे कि यौगिक कैसे बनते हैं, यौगिक का जो सूत्र आप लिखते हैं जी। जैसे ये सूत्र लिख लिए, ये H2SO4 जी। सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यही फार्मूला क्यों होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, जी। और कुछ क्यों नहीं हो सकता। मैग्नीशियम सल्फेट बोल दिए तो MgSO4 बोला, एल्यूमिनियम सल्फेट बोले तो Al2SO4 का होल थ्राइस बोल दिया। तो ये नंबर भी चेंज हो रहे हैं जी। जैसे एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं तो नंबर भी चेंज हो रहे हैं। तो ये कैसे बनता है ये हम आपको एक बार और बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी जो है हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे थे परमाणु संरचना में, वो चीज़ हम आपको फिर से सिखा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, बताते हैं। कल हमने जो है क्वांटम नंबर से सीखा था। जी। जैसे आपसे ये कहा जाए कि 4p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए। तो आप पूरा सही से फिर से मतलब पहले n निकाल लीजिए, जैसे हमने कल के वीडियो में सिखाया था आपको। n निकाल लीजिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं l निकाल लीजिए, m निकाल लीजिए, s निकाल लीजिए, फिर उसके बाद एक बार अलग करके उनको लिख दीजिए। चलिए देखिए इसका n की वैल्यू कितनी होगी, 4। l की वैल्यू कितनी होगी, तो p है, p के लिए 9, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। यल का मान निश्चित होता है, गलत मत करिएगा, कभी गलत मत करिएगा। तो यहाँ p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो m की वैल्यू कितनी होगी, -1, 0 और उसके बाद +1। ओके, अब ये आपने ऐसे रख लिया, ठीक। अब एक एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करते जाएंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दो दो, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। चौथा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे चौथा, वहीं आगे ना गिन लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा फिर ये चौथा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है आपका। तो इसके लिए चारों क्वांटम संख्या आपकी कितनी होगी, n तो वही रहेगा 4, l की वैल्यू भी वही रहेगी 1, m की वैल्यू कितनी रहेगी, -1, इसके ऊपर जो नंबर लिखा होगा, और फिर s की वैल्यू सिंबल नीचे की तरफ है तो इसलिए -1/2, अगर ऊपर होता तो +1/2। क्लियर हो गया ना यहाँ पे। तो ये तो रहा आपका इस तरीके से। एक तरीका और पूछता है, कहेगा मैग्नीशियम के, किसके, मैग्नीशियम Mg के, है ना, Mg के 9वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। मैग्नीशियम के 9वें इलेक्ट्रॉन की तो पहले पता होना चाहिए मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चिंता मत करिए, हम सारे एलिमेंट्स बताएंगे, है ना। इसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कल के वीडियो से स्टार्ट होगा। ओके, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पूरा 118 एलिमेंट्स जुबान पर रटवा देंगे ना। उसको सही तरीके से अगर पढ़ते हैं तो पूरा समझ लीजिए कि 118 तत्व में कौन धातु है, कौन अधातु है, उनका परमाणु क्रमांक कितना है, सारी प्रॉपर्टीज आप एक ही बार में पढ़ लोगे, है ना। तो अभी कुछ दिन का वीडियो जो है और कुछ दिन की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। ओके, चलिए देखिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं 1s2 2s2 2p6, है ना, कितने हो गए 10। फिर उसके बाद 1s2 2s2 2p6 कौन आएगा, फिर 3s2। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, 12। हमसे चौथा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो पहले अब मार्क करिए कि 9वां इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, 2 इसमें है, 4 इसमें है, चौथा इलेक्ट्रॉन तक इसमें आएगा, फिर 4 6 10, इसमें 10 तक भरे जा रहे हैं, यानी कि 9वां इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, 2p6 में। तो चलिए 2p6 का पोस्टमार्टम करिए। पोस्टमार्टम करने का मतलब वही n निकालिए आप, ठीक। यहाँ n की वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 2। l की वैल्यू कितनी आएगी, 1। m की वैल्यू कितनी आएगी, -1 0 +1। ये आप जो है यहाँ पे 3 बॉक्स बना लिए। 3 बॉक्स क्या, 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन जो है आराम से भर लिए। ओके, अब 9वां इलेक्ट्रॉन अपना मार्क करिए। 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, ये कौन सा होगा, 5वां। वेरी गुड, ये 4 हो गया। जब p में जाएंगे तो पहले 5वां ही तो आएगा ना। तो ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, और ये 8वां, और ये 9वां हुआ आपका। तो ये 9वां इलेक्ट्रॉन हो गया। तो n बराबर कितना हो गया, 2। l बराबर कितना हो गया, 1। m बराबर कितना है, उसके ऊपर कितना है, 0। और s की वैल्यू वो नीचे का एरो है तो -1/2।
तो अब किसी भी एलिमेंट की अगर चारों क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो आप बता लेंगे ना। जी चलिए अब आपको कुछ चीजें और बताते हैं, वो समझ जाइएगा तो फिर आप समझिएगा, बताइएगा। ओके, जी परमाणु में कुछ चीजें होती हैं वो हम आपको आगे भी सिखाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे समझिएगा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा है ना, जी आयनन ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा है ना, बंधन ऊर्जा है, ठीक है। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, जी बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, ये समझिएगा आप। आयनन ऊर्जा परमाणु के ऑर्बिटल से, जो ये ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं भरे ना, जाते हैं। जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जी आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आयन नहीं हाँ, आवश्यक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा बोलेंगे, आयनन। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव बोलते हैं, जी हाँ ठीक है। जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक, कोई भी नहीं, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन ही निकाल पाएंगे जी आप, सर जी है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। और वही इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें ऊर्जा डालने के, सॉरी जी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण डालने के लिए जी जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ आयनन आयनन ऊर्जा, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन डालना हुआ तो आयन- बंधन ऊर्जा। जी ये समझ में आया ना। जी अब ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, आयनन ऊर्जा कब और बंधन ऊर्जा कब, आयनन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा का मान कब ज्यादा और कम होता है, एक चीज ये भी समझ लीजिए। जी आयनन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा का मान एक साथ ज्यादा और कम होता है, एक चीज याद रखिएगा। जी जब हमें कोई इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी मुश्किल होगी उतने इलेक्ट्रॉन उसमें डालने में भी मुश्किल होगी, जी समझ में आया ना। जी। चलिए देखिए कब होता है ये समझ जाइएगा, ठीक। आयनन ऊर्जा जैसे कोई एलिमेंट अस्थाई अवस्था में हो, किस अवस्था में हो, अस्थाई अस्थाई अवस्था में हो, तो उस समय उसकी आयनन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा दोनों का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। हाँ हाँ जी जी किस अवस्था में हो, अस्थाई अस्थाई अवस्था। हमने कल के वीडियो में बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो है परमाणु की अस्थाई अवस्था दो प्रकार की होती है, या तो उसके ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे हों, इसे हम अर्धस्थाई अवस्था बोलते हैं। जी। फिर उसके बाद या तो उसके जो है सभी ऑर्बिटल पूर्णतया दो दो इलेक्ट्रॉन से भरे हो, ये पूर्ण अस्थाई अवस्था होगी। दोनों ही अवस्थाएं क्या है, अस्थाई अवस्था। अर्धपूर्ण भरे जो है ऑर्बिटल्स हो या फिर जो है पूर्ण भरे हुए ऑर्बिटल्स हो, वो किस अवस्था में आते हैं, अस्थाई अवस्था में आते हैं। बात समझ में आई ना। और अस्थाई अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है चाहे निकालना हो और चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन डालना हो, दोनों के लिए ऊर्जा अधिक की आवश्यकता होगी, है ना। जी तो इस प्रकार से जब अब आपसे पूछा जाएगा, जी जब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बंधन ऊर्जा या आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा क्यों है, तो क्या कारण बताओगे आप, क्या कारण बताओगे, अर्ध से पूर्ण अस्थाई हाँ कारण आप ये बताओगे कि ध्यान दीजिएगा, कारण ये बताओगे क्या, क्या कहते हैं कि इनके सभी ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या है, भरे हुए हैं, इसलिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की, ये अस्थाई अवस्था में हो गया। जो अस्थाई अवस्था में होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना ही त्याग करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने के लिए या इलेक्ट्रॉन त्याग करवाने के लिए जो है हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक चीज ये समझ में आ गया। दूसरा एक आपको और समझना होगा, नाभिकीय आवेश जेफ, है ना, जेफ GEF ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेड इफेक्ट, नाभिक का प्रभाव, है ना। नाभिकीय आवेश को जो है हम जेफ से डिनोट करते हैं। नाभिकीय आवेश का मान जो है किसमें पढ़ते हैं, जेफ में, जेड इफेक्ट बोलते हैं इसको, है ना। अब देखिए परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक क्या होता है, धन आवेशित होता है ना। नाभिक कैसा आवेश होता है, धन आवेश। कैसे जानते हैं, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है और ये प्रोटॉन क्या होता है, धनावेश होता है। ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं, इस पर धनावेश। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, क्यों जी। और इसके चारों तरफ कक्षक में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश का होता है। तो इसलिए ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या किया करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। और आकर्षित, यहाँ पर जो ये आकर्षित करता है वो डिपेंड करता है, यानी कि ये जो इनके बीच आकर्षण बल लगता है वो डिपेंड करता है नाभिक के धन आवेश पर, है ना। नाभिक के धन आवेश का मान जितना अधिक होगा वह इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना। और नाभिक का धन आवेश तभी बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, है ना।
इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, तो जिससे नाभिक का धनावेश भी बढ़ता है। नाभिक का धनावेश मतलब जेड इफेक्ट का मान क्या होता है, बढ़ता है ना। जी जेड इफेक्ट जब बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा तेजी से क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, जेड इफेक्ट किसे कहेंगे। ओके जी अब ये सारी चीजें बेसिक केमिस्ट्री में आपकी लगभग खत्म हो गई हैं। अब आपको हमको जो है जो सिखाना है वो हम कल से पढ़ाएंगे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, है ना, जो सभी में है ना। आप पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जाते हैं या आईआईटी का एग्जाम देने जाते हैं, नीट का एग्जाम देने जाते हैं, किसी भी चीज़ का एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ये आपको क्या कहते हैं, ये चैप्टर मिलता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और बहुत मिलता है। जी फिर उसके बाद इंटर में क्या जरूरत है इसकी, जब आप टी ब्लॉक पढ़ने जाएंगे या डी ब्लॉक पढ़ने जाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने जाएंगे, तब भी आपको तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है ना। और फिर उसके बाद जो है जब आप इसके अतिरिक्त हाई स्कूल का एक मेन चैप्टर है ही है, 11th का एक चैप्टर है ही है ना। तो ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एक तरीके से समझ लीजिए पूरी केमिस्ट्री की जान है, सारे तत्व इसी में पाए जाते हैं, है ना। तो सभी तत्व को एक एक करके अगर हम निचोड़ करके पढ़ ले गए तो हमें समझ लीजिए केमिस्ट्री समझने में आसान हो जाएगी। हो जाए, समझ में आया ना। बस आप लोग क्या करना है कि जितना बताते चलें उसको कॉपी में नोट करते चलिए, ध्यान देते उसको लिखते चलिए, है ना। और रोज का रोज याद करते रहिए ताकि दूसरे दिन के वीडियो आपको समझ में आता रहे। ओके, आज का बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ओके, ठीक।